हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। इसी प्रस्तावना को हिंदी में उद्देशिका भी कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले समझेंगे कि प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका किसको कहते हैं। चूँकि हम संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो उद्देशिका का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो हमारा प्यारा भारतीय संविधान जब बन रहा था तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, तो वही चीज़ उद्देशिका में एक शॉर्ट फॉर्म में पूरे संविधान का निचोड़ लेके बैठी हुई है। यानी जो अपना नियम कानून या जो भी चीज़ें बन रही थी कि अपने इस संविधान में कि भारत में लोग कैसे रहेंगे, क्या नियम कानून होगा, किस प्रकार से लोग नियम कानून को फॉलो करेंगे, उसी में जैसे आर्टिकल है, अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में क्या नियम है, किस अनुच्छेद में क्या है, तो इस सब का एक निचोड़ यानी पूरे भारतीय संविधान को बनने में कि उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से संविधान को बनाया जाए, वही चीज़ उद्देशिका या प्रियम्बल या प्रस्तावना कहलाती है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक क्या, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। वह तारीख थी 13 दिसंबर 1946। इस उद्देश्य प्रस्ताव को, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, वह डेट कौन सी थी, 13 दिसंबर 1946। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो भैया, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुत करने के बाद 22 जनवरी 1947 पेश किया, 13 दिसंबर 1946, लेकिन 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा क्या हुआ, स्वीकार किया गया कि हाँ ठीक है, इसी के थ्रू काम होगा। अगर हम बात करें कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और अगर हम बात करें पूरी दुनिया में कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका, यानी अगर उद्देश्य को अगर हम शामिल कर रहे हैं किसी बुक में, किसी नियम कानून में, तो सबसे पहले पूरी दुनिया में किसने शामिल किया, तो वह था अमेरिका। अमेरिका अपने संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना को शामिल किया था। बात करते हैं कि अपने प्यारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल यानी उद्देशिका क्या है। देखिए, ये चीज़ें सही मायने में चाहे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हो या फिर एक जिम्मेदार नागरिक की बात करें, तो ये चीज़ें हमको याद रहनी चाहिए कि क्या चीज़ है प्रस्तावना। देखिए, स्टार्ट कहाँ से होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक बार हम लोग इसको सरसरी निगाह से पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें से जो की पॉइंट, जो अच्छे पॉइंट हैं, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। एग्ज़ाम में बहुत बार यही सी चीज़ें आती हैं, चाहे वो वनडे लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे या PCS के एग्ज़ाम हो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को यतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह था प्रस्तावना। अब इस प्रस्तावना की जो की पॉइंट हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए जो एक प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि प्रभुत्व संपन्न कहते किसको हैं। यहाँ पे देखिए समाजवादी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक,
गणराज्य बनाने के लिए। कौन सा गणराज्य? देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ पे देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो वह है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इसमें है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये क्या चीज़ें हैं? टोटल कितने हो गए? एक हो गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता। तो ये भी एग्जाम में पूछा है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है भारतीय प्रेम्बल, भारत के संविधान के प्रेम्बल या प्रस्तावना में। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यह है क्या? स्वतंत्रता है। और इसमें अगर हम समता की बात करें, देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर, यह 2 प्रकार की समता का भी उल्लेख है। तो अभी जो इसके की पॉइंट हैं, जैसे समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, और भी जो इसके मेन की पॉइंट है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे देख लेंगे। अब अगर हम बात करें कि 42वां संविधान संशोधन 1976, देखिए, जो एक अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें संविधान की उद्देशिका में क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें संशोधन की, तो उद्देशिका में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। उस संशोधन में कुछ चीज़ों को हटा के उसके जगह कुछ नई चीज़ों को ऐड किया गया था। देखिए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पहले क्या था? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसको हटा के प्रभुत्व संपन्न की जगह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को ऐड किया गया, यानी प्रभुत्व संपन्न को हटा दिया गया, उसकी जगह पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को जोड़ा गया। और वहीं अगर हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करें, इसकी जगह पे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को ऐड किया गया। ठीक, प्रभुत्व संपन्न की जगह पे क्या ऐड किया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को ऐड किया गया था। तो यह चीज़ें आप याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन चीज़ों को ऐड किया गया था। और इसी अमेंडमेंट में 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता को भी ऐड किया गया था। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, अभी प्रस्तावना को जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक पॉइंट आया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका आशय है कि भारत आंतरिक तथा बाह्य, देखिए इंटरनल या एक्सटर्नल, चाहे वह देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, उस मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी इसका कहने का मतलब कि भारत चाहे कोई भी मामला हो, अपना इंटरनल पूरे देश में हो या देश के बाहर, वह अपना निर्णय लेने में स्वच्छंद है, किसी के प्रेशर में काम नहीं करेगा। किसी भी विदेशी शक्ति या आंतरिक शक्ति को इसके आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी भारत स्वतंत्र है। सिंथेटिक एवं केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संप्रभु ना हो। मीन्स अगर आप कोई संविधान बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक फ्री माइंड से अपने खुद के शक्तियों का, खुद के विचारों का उस पर काम करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई देश आप पे राज करे, तो उस संविधान का मतलब ही क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि आप कोई भी नियम कानून अपने हिसाब से बनाएं अपने देश में, या फिर कोई भी आप अपने मन मर्जी के हिसाब से, आपके ऊपर किसी विदेशी देश का कोई भी अधिकार ना हो।
एक पॉइंट था उसी में समाजवादी। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया था, किसमें, प्रेम्बल में। अगर हम इसके बारे में बात करें एक सरल लैंग्वेज में, नॉर्मल को समझने के लिए, इसका मतलब होता है कि एक बड़े पैमाने पर, मतलब सबके लिए सरकार क्या करेगी, सबका ध्यान देगी। जैसे अगर हम उदाहरण लें या एग्जाम्पल लें तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार सबका ध्यान रखेगी, यानी समाजवादी पूरे समाज का ध्यान सरकार रखेगी। जैसे रेलवे का चलाना या हवाई जहाज़ का चलाना, मीन्स सरकार आपका ध्यान रख रही है, तभी तो रेलवे चल रहा है। रेलवे चला के आपका ध्यान रख रही है, हवाई जहाज़ चला के आपका ध्यान रख रही है, सरकारी अस्पताल खोल के आपका ध्यान रख रही है, यानी पूरे समाज के लिए काम करना, इसीलिए उसको समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना या उद्देशिका में एक शब्द था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की अगर हम बात करें, पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया था। पंथ निरपेक्षता का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है, यानी धर्म के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते कि ये फलाने धर्म के हैं या दूसरे धर्म के हैं। जहाँ सभी धर्मों को एक समान भाव से देखा जाए, किसी भी धर्म में भेदभाव ना किया जाए, वही पंथ निरपेक्षता है। अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म उसके लिए समान होंगे एवं राज्य धार्मिक मामले में तटस्थ रहेगा, किसी भी धर्म से भेदभाव ना करके सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा, वही क्या है, पंथ निरपेक्ष कहलाता है। प्रस्तावना में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए हम लोग रटने तो रट लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते किसे हैं। अब अगर हम आप ही से पूछ लें कि गणराज्य किसे कहते हैं, देखिए इसको इंग्लिश में रिपब्लिक या गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि देश के प्रमुख का चुनाव, यानी जो देश का मुखिया हो, जो प्रमुख हो, उसका चुनाव होना चाहिए, वही गणतंत्र या रिपब्लिक या गणराज्य कहलाता है। जैसे अपने देश में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऐसा तो है नहीं कि आनुवंशिक तौर पे आते हैं, उनका चुनाव होके फिर प्रमुख को बनाया जाता है देश का मुखिया। यह तो हो गया गणराज्य, ठीक। और यहीं पर अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में क्या होता है कि शासन के प्रमुख का, यानी जो शासन के प्रमुख का चुनाव होता है। गणराज्य में कौन था, जो देश के मुखिया हैं, देश के प्रमुख, उनका चुनाव। और लोकतंत्र में क्या होता है, जो शासन चलाएंगे देश का, उनके प्रमुख का चुनाव, यानी प्रधानमंत्री। तो अपने देश में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी चुनाव होता है। इन्हीं दोनों चीज़ों को मिक्स करके उसी को कहा जाता है कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अपना देश कैसा है, लोकतंत्रात्मक, मतलब पीएम भी हैं, उनका चुनाव होता है। गणराज्य मीन्स राष्ट्रपति हैं मुखिया देश के, उनका भी चुनाव होता है। तो उसी को सम्मिलित रूप से लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते हैं। देखिए उद्देशिका से बनने वाले कुछ प्रश्न हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अभी हम लोगों ने पहले इसी के बारे में पढ़ा है, ठीक, जो बाद में जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। संविधान सभा में इसको कब पारित किया गया। देखिए एक ही प्रश्न में बहुत ढेर सारे प्रश्न भी बन जाते हैं और उसमें ढेर सारे आंसर भी होते हैं। तो वह 22 जनवरी 1947 को हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा ने क्या किया, उस पर जांचा परखा, उसको समझा। तो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसको क्या, एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया था।
शुरू में इसको आत्मा किसने कहा था, यानी संबोधित किसने किया था, तो वह थे डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन इसी तरीके से दिए गए हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए जो ये प्रस्तावना, इसका क्या आंसर होगा, प्रस्तावना। इसी को प्रेम्बल भी आप लोग कहते हैं इंग्लिश में, या उद्देशिका भी। ठीक, ये वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें पूछा है, भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है। मतलब कि जो भारतीय संविधान लागू हुआ वह किस जगह लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, तो वह कहाँ पे है, प्रस्तावना में। अभी हम लोग पहले पढ़े हैं, पहले ही उसमें कि उसमें लास्ट में दिया था कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी, तो वहीं पे डेट दिया था 26 नवंबर 1949। वह कहाँ, तो हम लोग प्रस्तावना में ही उसको पढ़ रहे थे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दावली हम भारत के लोग, वी द पीपल, किस संविधान का अनुसरण करता है, तो भैया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। वहीं से देख के लिया गया है कि वी द पीपल या हम भारत के लोग या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से है मीन्स वहीं के संविधान का जो अनुसरण या उसी संविधान को फॉलो करके यह लिखा गया है, हम भारत के लोग। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है, तो वह 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं। जो प्यारा भारतीय संविधान है उसमें जो प्रेम्बल, उद्देशिका या प्रस्तावना है, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। यह क्वेश्चन है, संविधान में किसी उपबंध की अस्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेते हैं। मीन्स अगर आप अपने देश में कोई भी कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे अपर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं पे कोई निर्णय अगर जज साहब ले रहे हैं तो किसी कारणवश अगर वहाँ पे अस्पष्टता यानी निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है एकदम माइन्यूट पॉइंट पे, तो वहाँ पे प्रस्तावना को ही लिया जाता है। उसका रेफरेंस प्रस्तावना में से छोटी छोटी चीज़ों को छांट के वहाँ से फैसला लिया जाता है। यानी न्यायालय में लास्ट में प्रस्तावना का ही सहारा लिया जाता है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। तो भैया एक केस था यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1954 में। देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अभी जो हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़े हैं कुछ उसी हिसाब से है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होती है, यानी थोड़ा सा समझने में जटिल होती है, वहां प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक होती है। वह कौन सा मामला था जिसमें यह कहा गया था? वह मामला था बेरूबाड़ी यूनियन का मामला। ठीक। एक क्वेश्चन यह भी है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्णित किया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता। देखिए उस समय जब अपना प्यारा भारत आज़ाद हुआ था, उसके कुछ साल बाद कुछ ऐसे मामले हुए जिसमें निर्णय लेना उतना आसान नहीं था। तो उसमें कभी कभी निर्णय लेते टाइम किसी चीज़ को आधार बनाया जाता था, तो किसी चीज़ को बाद में उसी को काट दिया जाता था कि नहीं यह चीज़ नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो वह था बेरूबाड़ी यूनियन का मामला 1960 में, जिसमें न्यायालय ने कहा था
कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता। यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन से थे? देखिए, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं यह अपने आप में खुद ही एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 2-3 क्वेश्चन लेके घूम रहा है। पहला अगर आप ध्यान देंगे इसमें है कि प्रस्तावना में, अगर आप ध्यान देंगे कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, तो यह प्रश्न खुद ही बता रहा है कि प्रस्तावना को केवल एक बार, वह कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ठीक है, इसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो वह शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन में यह तीनों शब्द जोड़े गए थे। इस क्वेश्चन में है, किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था? देखिए, बहुत से मामले ऐसे आए जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुँचे तो वहाँ पर निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू जो दिए गए निर्णय हैं उसी से बने हैं। तो इस वाले में जो पूछा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था, वह मामला कौन सा था? तो वह मामला था बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो वह मामला था केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 का मामला। उसमें न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अब भैया इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है अथवा संविधान प्रस्तावना में निर्धारित संकल्पनाओं का परिवर्धित मूर्त रूप है? तो वह एक मामला था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला। एक कथन टाइप में है, हालांकि एज ए क्वेश्चन हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया है। इस वाले में प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता और बंधुत्व के साथ जोड़कर स्थापित करने का जो प्रयत्न किया गया है वह मेरे सपनों के भारत का वर्णन करता है। यह कौन कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसके थ्रू जो चीज़ें जोड़ी गई हैं वह मेरे सपनों के भारत का वर्णन करता है, गांधी जी ने खुशी खुशी कहा था। तो भैया जी हम लोगों ने प्रियम्बल को पढ़ा, इसके साथ जो बनने वाले क्वेश्चन थे मैक्सिमम को हमने हल भी किया। इसके जो की पॉइंट थे छोटे छोटे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, इन सब चीज़ों को जाना। तो आप लोग बताएं आपको कैसा लगा। बहुत से आपको छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम में सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो भैया जी आप लोग बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ठोक दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।